अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम once again back with a new episode of physics, something new I am going to discuss today। यार न्यू कोई नहीं है भाई, वही सारा चैप्टर है, वही चीज़ें एक्सरसाइज में रिपीट करनी है, एवं ही बस आके जाना वो एक्स डालने वाली बात होती है। मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सरसाइज को डिस्कस करना है आज। तो तवज्जो आप लोगों की बिल्कुल साथ चाहिए। मज़े की बात ये होती है कि जब चैप्टर पढ़ा दिया जाए तो बच्चा एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करे। तो मेरा लेक्चर अगर आप लोगों ने अभी प्ले कर लिया है, शुरू कर लिया, तो पूरा देखने से पहले अभी यहाँ पे रुक जाएं, वीडियो को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद वापस अपनी किताब पर जाएं, क्वेश्चंस पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आधा घंटा लगाएं। जो तो बहुत अच्छे बच्चे मेरे होंगे ना, यकीन करें, जो मेरे बहुत ही अच्छे बच्चे होंगे वो ये काम करेंगे। और जो मेरी तरह के शरादे होंगे वो कहेंगे सर नू केड़ा पता लगना है, वेखी जाओ चुप करके। तो अगर तो आप अच्छे बच्चे हैं तो वीडियो को यहाँ ही पॉज करें और बुक के पास जाएं, एक्सरसाइज को ओपन करें, खोलें और एक्सरसाइज को बाय योर सेल्फ खुद सॉल्व करने की कोशिश लें। 15-20 मिनट, आधा घंटा लगाएं। पॉज कर दें, चले मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अगर तो आपने वीडियो पॉज करके दोबारा अगर आप वापस आए हैं, उसको कोशिश करके खुद सॉल्व करने की आए हैं, तो हम अभी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपने उन क्वेश्चंस को चेक करते चले जाना है कि वेदर यू हैव डन समथिंग राइट और रॉन्ग, और जो भी आपने किया उसमें क्या कमी है, उसे आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। नहीं जी, पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म विस्कोसिटी। आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर नंबर 6 शुरू करवाया था, तो चैप्टर नंबर 6 शुरू करवाते ही पहले सफ़े पे दूसरी या तीसरी लाइन में मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था मैं अभी बताता हूँ, अभी मार्क करवाया था आपको वहाँ पे। ऑन पेज नंबर 128, viscosity measures how much force is required to slide one layer of liquid on another। ये विस्कोसिटी की सही डेफिनेशन है, पहली दो लाइनें नहीं, ये दूसरी लाइन से। बाज़ औक़ात लोग पहली दो लाइनें लिखाते हैं, वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, नीचे वाली प्रॉपर डेफिनेशन है, मुझे ज़रा पसंद है। वो क्या है? द अमाउंट ऑफ विस्कोसिटी मेजर्स द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ लिक्विड ऑन अनदर। मैंने एग्जांपल दी थी कि आप एक चम्मच में पानी डालें और एक चम्मच के अंदर आप शहद डालें, दोनों को उंडेलने की कोशिश करें। कौन से पहले खाली होगा? पानी बहुत जल्दी खाली हो जाएगा, क्योंकि पानी के तमाम मॉलिक्यूल्स जल्दी से स्लाइड होकर नीचे गिर जाएंगे, जबकि इन द केस ऑफ हनी, शहद के केस में, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रगड़ते हुए जाएंगे। उस केस में फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, हम कहते हैं विस्कोसिटी ज़्यादा है। अब अच्छा, अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और आप बड़े मज़े से बेशर्मों की तरह विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिख के बस कर देते हैं, तो यकीन करें 1 नंबर मिलेगा, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब पूरे नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप फर्स्ट ईयर में हैं, इवन मैट्रिक में भी ये कहा जाता है कि बच्चों जब डेफिनेशन आए तो खाली डेफिनेशन नहीं लिखनी, डेफिनेशन के साथ कोई छोटी मोटी चीज़ों तो लिख लेनी। आज मेरी बात दिमाग में बिठा लो, दिमाग का ढक्कन खोल के दिमाग के अंदर फिट कर लो। क्या बात फिट कर लो कि भाई जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ अगर फार्मूला हुआ तो मैं फार्मूला लिखूंगा, अगर कोई एग्जाम्पल हुई तो एग्जाम्पल लिखी जाएगी, अगर कोई डायग्राम हुई तो डायग्राम लिखी जाएगी। जब आप विस्कोसिटी को एक्सप्लेन कर लेंगे तो विस्कोसिटी के साथ आप बताएंगे विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय ईटा, इसको ईटा से डिनोट किया जाता है, और ईटा का फार्मूला क्या है? ईटा इज इक्वल्स टू F/6 पाई RV। आपको याद होगा ये फार्मूला, याद है फार्मूला? ये फार्मूला मैंने ड्रैग फोर्स के फार्मूले से निकाला है। सो आपने ये वाला फार्मूला ईटा यानी विस्कोसिटी की टर्म के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ, डेफिनेशन के साथ लिख देना, ये दो चीज़ें, आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, एक अच्छा इफेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रैग फोर्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r मूविंग डाउन थ्रू द लिक्विड डिपेंड। इतना लंबा सवाल है। सवाल में से पूछा क्या जा रहा है, ज़रा सुन लें। सवाल में सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भाई ड्रैग फोर्स है क्या और ड्रैग फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। मैंने दोनों बातें आपको बताई थी। वापस ज़रा सफ़ा नंबर 128 है, वापस सफ़ा नंबर 128 में ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन क्या है, सब्ज़ रंग के हरे रंग के डब्बे में बनी हुई, ज़रा देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड
एक ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड में से गुजर रहा होता है एक्सपीरियंस है रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ये वही ड्रैग फोर्स है जिसकी एग्जांपल मैंने आपको ऐसे दी थी कि जिस तरह आप नहर के ऊपर अपनी 70 को डाल लें और 70 को रॉकेट समझ लें, वो हैरी पॉटर का उड़ने वाला झाड़ू समझ लें और उसको उड़ाना शुरू कर दें, वो हवा जो आपके मुंह के ऊपर पड़ेगी, ऐसे करके आपको पता है क्या चीज़ पड़ती है, हवा जो आपके मुंह के ऊपर पड़ेगी, दैट एयर इज़ द ड्रैग फोर्स। अगर तो आप वो बाइक अपनी तमीज़ से चलाएंगे तो आपके मुंह पे पड़ने वाली हवा कम होगी, दैट ड्रैग फोर्स इज लेस। तो वो जो रिटार्डिंग फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स है, जब भी आप किसी फ्लूइड में से पास करते हैं वो जो फ्रिक्शन की फोर्स आप पे लगती है दैट इज ड्रैग फोर्स। मैंने बताया था ड्रैग फोर्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है और विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है जी, तीनों चीज़ें बता दी, तीनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। स्टोक्स लॉ भी मैंने आपको पढ़ाया था, स्टोक्स लॉ में तीनों चीज़ें बताई थी। अगला सवाल, ये सवाल भी मैंने आपको करवाया हुआ है, देखें मैं कितना अच्छा हूँ। द फॉग ड्रॉपलेट अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर, वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर। वो जो एक फॉग ड्रॉपलेट है, औस का कतरा जो है वो एक छोटा सा धुंध का धुंध में एक पानी का जो ड्रॉपलेट होता है हवा में, ऐसा क्यों लगता है कि सस्पेंडेड है, लगता है सस्पेंडेड है। मैंने कहा था कि अगर आप कभी सर्दियों में वो धुंध वाली रातों में, औस वाली रातों में कोई चीज़ बाहर छोड़ के चले जाएं तो सुबह जब आप आते हैं वो चीज़ पकड़ने के लिए वो तो सारी तर हुई होती है, गीली हुई होती है। कैसे गीली होती है, जितनी भी हवा के अंदर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे फॉल ऑन दैट वट एवर यू हैव प्लेस्ड, जो चीज़ भी आपने बाहर रखी होती है वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। सो हमें ऐसा लगता है कि वो शायद पार्टिकल सस्पेंडेड है, मगर वो सस्पेंडेड नहीं होते। हमें क्यों लग रहा होता है वो सस्पेंडेड है, हमें इसलिए लग रहा होता है क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत कम है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक रिलेशन करवाया था, v इज इक्वल्स टू, अब पूरा रिलेशन ही मैं लिखूंगा, इतना लिख देता हूँ, v इज प्रोपोर्शनल टू m। चलो जाओ यार लिख देता हूँ, याशी करो। v इज इक्वल्स टू mg ओवर 6 पाई r ईटा। इस फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला से हमें ये चीज़ साबित होती है, ये चीज़ पता चलती है कि भाई जो वेलोसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब वो जो फॉग ड्रॉपलेट है, वो जो धुंध में जो एक पानी का एक कतरा है, जो वाटर ड्रॉपलेट है छोटा सा, उसका मैस इंतहाई कम है, बहुत बहुत हल्का है। इतना कम मैस है तो उसकी वेलोसिटी भी ऑब्वियसली कम होगी। जितना कम मैस होगा, जितना हल्का मैस होता चला जाएगा, उतनी वेलोसिटी भी कम होगी। गॉट माय पॉइंट, बात समझ में आती है। मैंने आपको इसकी एक और एग्जाम्पल दी थी हल्के और भारी को डिफाइन करने के लिए कि जनाब आप ऊपर से ईंट नीचे फेंकें, ईंट फ़ौरन नीचे गिरेगी। अब ऊपर से एक प्लास्टिक का छोटा सा हिस्सा टुकड़ा फाड़ के वो नीचे फेंके, वो है मज़े मज़े से झूमता हुआ लहरता हुआ नीचे आएगा। क्यों भाई? क्योंकि उसका मास कम है, उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स ज़्यादा है। हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, नीचे गिरने की वेलोसिटी उसकी बहुत कम है। ठीक है जी, अगला सवाल, कुछ ज़्यादा ही लंबी डिस्कशन होगी, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं भाई, क्या ख्याल है? अगला सवाल है जी चौथा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा मैं, मुझे आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं है ये करवाने वाली। क्यों नहीं करवाऊंगा भाई? टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो जो दोनों के दोनों हैं वो डिटेल में डिस्कस मैंने चैप्टर में किए थे। बताया था टर्बुलेंट फ्लो क्या होता, लैमिनार फ्लो क्या होता है। लैमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल एक ही सीध में जाएं। इसकी एग्जांपल दी थी। आज फिर इंटरनेट पे बैठे हो ना, तो अभी लेक्चर के बाद ज़रा फारिग होकर यूट्यूब के ऊपर लिखना डांसिंग फाउंटेन्स, डांसिंग फाउंटेन्स ऑफ दुबई। दुबई के अंदर जितने भी डांसिंग, इवन हमारे इकबाल क्रिएटर पार्क जो है यहाँ पे भी डांसिंग फाउंटेन्स बने थे जो अक्सर बांधी होते हैं। पानी इंतहाई खूबसूरती के साथ एक ही रिदम में बगैर किसी स्प्लैशिंग के स्टेडी फ्लो, पुरसकून फ्लो, वाटर एक ही धार में फ्लो करता हुआ जाता है। सो दैट इज़ लैमिनार फ्लो, कि जहाँ पे तमाम के तमाम पार्टिकल्स फ्लूइड के एक ही डायरेक्शन में जाएं, एक ही पाथ को फॉलो करते हुए जाएं, वो लैमिनार फ्लो है। इसके बाद एक टर्बुलेंट फ्लो वो है कि जिसमें तमाम के तमाम पार्टिकल्स अपनी मर्जी का पाथ फॉलो करें, स्प्लैशिंग, कोई भाई इधर पार्टिकल जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। टर्बुलेंट फ्लो की मैं बड़ी बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। जब आप बिरयानी खा लें, वैसे अगर आपने आज बिरयानी खाई है तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने भी खाई है। अगर आपने बिरयानी नहीं खाई आज तो आपने करना क्या, किचन में जाएं, चम्मच पकड़ें और नलका खोल के चम्मच ऐसे नीचे रखें, और यू विल सी अ ह्यूज स्प्लैशिंग। वो जो स्प्लैशिंग आप देखेंगे पानी की, चम्मच जो पानी पर लगेगा, जो स्प्लैशिंग प्रोड्यूस होगी, दैट इज एक्चुअली अ टर्बुलेंट फ्लो। पानी के तमाम पार्टिकल्स अपनी मर्जी के पाथ में जा रहे हैं, दैट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं जी। द फिफ्थ क्वेश्चन इज
स्टेट बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अ लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। असल में ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं अखलाक के तौर पर इसे बता देता हूँ। मैंने कहा था कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसकी स्टेटमेंट किताब में नहीं लिखी हुई, याद होगा आपको, बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट किताब में नहीं लिखी हुई। अब आपने क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट जरा रिवाइज कर ले, मैंने आपको बताई थी। बर्नौलीज इक्वेशन इज द, आप लोगों ने सिर्फ रिवाइज करनी, आप लोगों ने यकीनन पहले लिखी हुई है। बर्नौलीज इक्वेशन इज द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। So what is Bernoulli's equation? The sum of pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume is constant। ये हो गया क्या, ये Bernoulli's equation की स्टेटमेंट होगी। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? ये स्टेटमेंट करने के बाद Bernoulli's equation की डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन करने के बाद एप्लीकेशंस ऑफ Bernoulli's equation के एक दो नाम लिख देंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें ज़रा, 3-4 दफ़ा इसके आगे सितारे बना के IMP लिख लें। सवाल नंबर 6 है जी पुत्र, ज़रा सुनिएगा गौर से। क्वेश्चन नंबर 6 इज समथिंग, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टूवर्ड्स इट। अब ये सवाल पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद एक कॉमन एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में देखी होगी। कहता है कि एक शख्स जो है वो ट्रेन की पटरी के पास खड़ा है जिसके ऊपर से फास्ट मूविंग ट्रेन गुजर रही है। सो समझ लीजिए ये मैं खड़ा हूँ और ये फास्ट मूविंग ट्रेन है जी जो मेरे आगे से गुजर रही है। मैं अपनी बात क्यों करूँ भाई, कोई XYZ कोई बंदा वो खड़ा हुआ है और जिसके सामने से बड़ी फास्ट मूविंग ट्रेन गुजर रही है। अब कोई ऐसा चांस है कि वो बंदा ट्रेन के ऊपर गिर जाए, ट्रेन के ऊपर फॉल कर जाए? ऐसा पॉसिबल है? मतलब उस बंदे ने कुछ लिया नहीं हुआ, वो वैसे गिर सकता है कि नहीं गिर सकता, सवाल ये। तो इस सवाल को समझने के लिए कॉमन एग्जांपल आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो, मैंने तो बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया हुआ, जब आप किसी फास्ट मूविंग रोड पे खड़े होते हैं, यानी ऐसी रोड पे जहाँ पे बड़ी फास्ट ट्रैफिक गुजर रही हो, तो अगर आपके पास से कोई फास्ट गाड़ी या लेट से कोई फास्ट ट्रक गुजर जाए, फास्ट ट्रैक्टर गुजर जाए, तो आपको भी आगे की तरफ हल्का सा झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? गौर से देखिएगा ज़रा, आपने गौर से समझना है। साइड व्यू, लेट्स से सपोज कर लें कि ये फास्ट मूविंग कार जब यहाँ से गुजरेगी, इसके गुजरने की वजह से मेरे और इसके दरमियान हवा के पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ज़ाहिर है ये बहुत स्पीड से गुजर गई यहाँ से, तो इसके साथ साथ मेरे और इसके दरमियान जो हवा थी वो भी स्पीड से गुजरेगी। अब हुआ क्या, इसके और मेरे दरमियान जो हवा थी उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब बीच में वेलोसिटी ज़्यादा है, आपको पता है वेलोसिटी ज़्यादा का मतलब क्या होता है, प्रेशर कम। अब बीच में क्या हो गया, कम प्रेशर, और मेरे पीछे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर। तो मुझे पीछे से आगे की तरफ एक हाई प्रेशर की वजह से झटका लगेगा, मेरी बैक पे हाई प्रेशर की वजह से झटका लगेगा, एंड देयर माइट बी चांस कि आई कुड फॉल और समवन अदर कुड फॉल ऑन दैट रोड और दैट मूविंग ट्रेन। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? होता क्या है जी, बीच में वेलोसिटी कम वेलोसिटी की वजह से, सॉरी बीच में वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से प्रेशर कम, पीछे प्रेशर ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रेशर की तरफ से कम प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगती है। मैंने भी बताया भी था आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था। अगला सवाल क्या जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, सही आंसर को आइडेंटिफाई करें, सही आंसर को बताएं कौन सा जी। 7वां सवाल करवा रहा हूँ। इन द लाइट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन की रोशनी के अंदर सही जवाब का इंतखाब करें। पहला है जी, पहली ऑप्शन है जी, वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। पहला ही सही हो गया। अभी हमने पढ़ा ना द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड, वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो। दूसरा भी पढ़ लेते हैं अखलाकन, द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर इज हाई। गलत हो गया, दोनों चीज़ें इकट्ठी हाई नहीं हो सकती। अ थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। नहीं, हमने इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा आइडियल फ्लूइड्स के लिए पढ़ा, और आइडियल फ्लूइड्स का जो फ्लो है वो लेमिनार होता है। सो हमने जितनी भी प्रॉपर्टी, बर्नौलीज इक्वेशन, टॉरिसेलिस थ्योरम, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड, वेंचुरीज रिलेशन, ब्लड फ्लो, और बाकी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी की सारी आइडियल फ्लूइड कंसिडर करके पढ़ी हैं। ठीक है, सो याद रखिए कि ये तमाम के तमाम चीज़ें, स्पेशली बर्नौलीज इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड पे अप्लाई होती हैं, यानी ऐसा फ्लूइड जिसका फ्लो स्ट्रीमलाइन या लेमिनार है, तो टर्बुलेंट पे अप्लाई नहीं होती। लिहाजा बाकी दोनों ऑप्शंस गलत हैं। पहली दुरुस्त है, पहली क्या है
वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। ठीक है जी। आठवां सवाल फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। द टू रो बोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड ईच अदर, एक्सप्लेन। कहता है टू रो बोट्स, यानी कि मिसाल के तौर पे आप बड़े मज़े से कैलिफोर्निया के किसी बीच में हैं, लेकिन हम मानते हैं हम कराची के किसी बीच में हैं, लेकिन हम फिर मानते हैं हम लाहौर में, तो आप रेस कोर्स के वो पानी वाली बोटिंग वाली जगह पे बड़े मज़े से बोट चला रहे हैं। लेकिन हम मान लेते हैं लेट्स से आपके पास मोटर बोट्स हैं, वो रो बोट्स हैं। अब वो कहते हैं कि दो रो बोट्स इकट्ठी चलनी शुरू हुई, इकट्ठी चलने के थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। ऐसे थोड़े फासले से चलना शुरू हुई थी, लेकिन चलने के थोड़ी देर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही है। क्यों? वजह बताएं। ये वजह नहीं कि उनके ड्राइवर्स एक दूसरे को करीब लेके, उनके जो वो सेलर्स हैं वो एक दूसरे को करीब लेके आ रहे हैं, नहीं। इसके लॉजिकल रीज़न बताएं। इसके लॉजिकल रीज़न क्या, ज़रा सुनिएगा गौर से। जब दो रोबोट्स चलना शुरू हुई, मोटर बोट्स चलना शुरू हुई, तो भाई सेंटर में फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ गई। सेंटर में देखो ना, सेंटर में एरिया कम है, साइडों पे पूरा समुंदर है, साइडों पे एरिया ज़्यादा है, बीच में एरिया कम, तो बीच में वेलोसिटी क्या हुई? ज़्यादा होगी। जब बीच में वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो बीच में प्रेशर क्या होगा? कम। जब बीच में प्रेशर कम होगा, साइडों पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो दोनों बोट्स आहिस्ता आहिस्ता करीब आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा यहाँ पे जो पर्सन और ट्रेन वाले क्वेश्चन में हमने किया था। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? तो लिहाजा आपने सवाल नंबर 6 को इम्पॉर्टेंट मार्क किया, सवाल नंबर 8 को भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अच्छा जी, सवाल नंबर 9 है जी, एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल के अंदर स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है? मैंने आपको कल के लेक्चर में जो बात बताई थी, आपको कल लेक्चर मिला होगा, जो पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बात बताई थी, उसमें मैंने जिक्र किया था क्रिकेट बॉल का, और उसमें मैंने जिक्र किया था टेनिस बॉल का। अब सवाल आ गया क्रिकेट बॉल का, तो क्रिकेट बॉल में स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है? टेनिस बॉल को तो आपको समझ में आ गया ना कि उसके स्पिन की वजह से स्विंग प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल में स्विंग कैसे प्रोड्यूस होता है? यानी स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम आखिर कैसे बॉल को स्विंग करता था कि भाई बॉल ने ऐसे टैप करना है, टैप करके जब उठना है तो बजाय सीधा आने के इधर हो जाना है, इन स्विंग ऑफ स्विंग। ये आखिर कैसे होता है? जो क्रिकेट खेलने वाले शौकीन बच्चे हैं, आप लोगों में से जो क्रिकेट खेलने वाले अच्छे बच्चे होंगे, उनको तो पता होगा स्विंग कैसे करवानी है। ऐसे बॉल को फेंकना है, ये बॉल जब वो टैप करे, ठप्पा लगे, ठप्पा लगने के बाद बॉल कभी बाहर की तरफ मुड़ जाए, कभी अंदर की तरफ मुड़ जाए, तो ये कैसे होता है? अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दें, तो जिनको पहले से पता बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, जब भी जो स्विंग करवाने वाला अच्छा बॉलर है, उसकी कोशिश क्या होती है, वो बॉल को पहले अच्छी तरह की तरफ से रगड़ता है। ऐसे वो बॉल को गीला करके अच्छी तरह से पजामे के साथ रगड़ के बॉल की एक सरफेस को, एक साइड को स्मूथ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा बॉल है, इसकी एक साइड रगड़ के स्मूथ कर देता है, एक साइड रफ होती है। इवन बाज़ औक़ात कुछ प्लेयर्स तो इन साइड के डिफरेंस को पैदा करने के लिए बाकायदा बॉल को बाइट करते हैं। आपने देखा होगा बॉल टेम्परिंग, अब इसका बाकायदा केस है। इवन अफरीदी भाई ने भी, लाला जी ने भी एक दफ़ा बॉल को बाकायदा बाइट किया था सेफ समझ के। सो बॉल टेम्पर, वो बाइट क्यों किया था? ताकि एक साइड रफ हो जाए, एक साइड रफ हो जाए, एक साइड स्मूथ हो जाए। वाई दे डू इट सो? ऐसा क्यों करते हैं? जब एक साइड स्मूथ होगी, एक साइड रफ होगी, व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल थ्रो द बॉल? अब मान लीजिए कि ये बॉल है, ये साइड स्मूथ है, ये साइड रफ है। अब स्मूथ साइड पे वेलोसिटी ऑफ एयर ज़्यादा, रफ साइड पे वेलोसिटी ऑफ एयर कम। जहाँ पे वेलोसिटी कम, प्रेशर ज़्यादा, बॉल इस तरफ स्विंग हो जाएगा, बॉल इस तरफ मुड़ जाएगा। अब मान लीजिए कि बॉल यूँ पकड़ा हुआ है, ये साइड रफ है, ये स्मूथ है, यहाँ पे रफ साइड पे वेलोसिटी कम, प्रेशर ज़्यादा, बॉल इस तरफ स्विंग हो जाएगा। सो इस तरह से एक साइड को स्मूथ करके, एक साइड को रफ करके डिफरेंस ऑफ प्रेशर डेवलप किया जाता है। एक साइड पे स्मूथ साइड पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, रफ साइड पे वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा और बॉल मुड़ जाएगा। पॉइंट समझो बच्चों? सो अब ये बात लिखोगे कैसे? अब ये सारी की सारी जो मैंने तकरीर की 5 मिनट, इसको दोबारा सुनना। मैं इसका लुबल बब कंक्लूजन बता देता हूँ कि इन अ क्रिकेट बॉल वन साइड को स्मूथ किया जाता है। उस स्मूथ सरफेस पे व्हाट हैपन्स, उस स्मूथ सरफेस पे स्पीड ज़्यादा, प्रेशर कम। रफ सरफेस पे स्पीड कम, प्रेशर ज़्यादा, हाई प्रेशर से बॉल टर्न होके लो प्रेशर की तरफ चली जाती है। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटरसाइकिल यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। लेकिन जी कार्बोरेटर वाला सवाल भी मैंने आपको याद होगा,
लास्ट लेक्चर पे कार्बोरेटर वाला भी करवाया था और मैंने बताया था कार्बोरेटर वाला क्वेश्चन कहाँ पे जी, दोबारा सुन लें। पेज नंबर 136, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसी एक्सरसाइज से एक दफ़ा आप पीछे जाएंगे ना, मिसाल के तौर पे इफ़ दिस इज एक्सरसाइज यू विल गो बैक दिस साइड, ये वाला, यू विल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फॉर विच पोजीशन विल द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू। यार ये सवाल बड़ा मजा आएगा, ये सवाल मुझे बड़ा ही पसंद है। मैं जब अपनी फिजिकल क्लास में होता हूँ ना तो मैं तो बच्चों से पूछता हूँ कि मुझे ज़रा सवाल समझा दें क्या, जवाब को गोली मारें, मुझे सिर्फ सवाल का मतलब समझा दें। सवाल दोबारा पढ़ता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। सवाल का मतलब अगर आपको समझ में आ गया ना तो बस फिर आप सवाल पा गए। सवाल क्या जी, फॉर विच पोजीशन विल द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू। कहते हैं कि हम हमारे बॉडी में जिस बॉडी पार्ट में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है, हमारी क्या पोजीशन हो कि वो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम हो जाए, वो मैक्सिमम वैल्यू कम हो जाए। पॉइंट सवाल समझ में आया? सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट प्रेशर है। हाथों में कुछ और होगा, सर में कुछ और होगा, नाक में कुछ और होगा, गर्दन में, आंखों में कुछ और होगा, कानों में कुछ और होगा। जब आपकी बेइज्जती होती है आपके कान लाल हो जाते हैं, कानों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चेस्ट में कुछ और होगा, बेली में, लोअर बेली में, टांगों में कुछ और होगा। सो हर बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड प्रेशर डिफरेंट है। सवाल ये है कि इन सारे बॉडी पार्ट्स में से जिस पार्ट का ब्लड प्रेशर मैक्सिमम है, मैं क्या करूं कि वो ब्लड प्रेशर मिनिमम हो जाए, कम हो जाए। अब सवाल ये पता होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के किस पार्ट में ब्लड प्रेशर नॉर्मली ज़्यादा है। समझाता हूँ। सपोज कर लें कि दिस इज़ हार्ट, लेफ्ट साइड पे ये आपका हार्ट है, लेट्स मान लें ये हार्ट है, और आपका ये सर है, और आपकी ये लोअर बॉडी है, ये आपकी लेट्स से टांगे हैं नीचे। अब मुझे बताइए खुद सोच के, हार्ट के लिए कहाँ ब्लड पंप करना आसान है? क्या हार्ट के लिए आपके दिमाग को ब्लड पंप करना आसान है, ये नीचे टांगों को ब्लड पंप करना आसान है? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोटर के लिए पानी ऊपर भेजना आसान है, पानी नीचे फेंकना, मोटर के लिए पानी ऊपर भेजना मुश्किल है, नीचे फेंकना आसान है। ग्रेविटी की वजह से ये हार्ट इजीली, आसानी से पानी नीचे, पानी कह रहा हूँ, ब्लड नीचे यानी आपकी टांगों की तरफ फ्लो कर देता है। तो हमारी बॉडी में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर नॉर्मल स्टेट में होता है वो हमारी टांगें हैं। हमारी टांगों में ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होती है नॉर्मली। किस वजह से? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि भाई ग्रेविटी में अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो करवाना हार्ट के लिए मुश्किल है। ऊपर है ना सर हमारा, बच्चे आमतौर पर इसका जवाब देते हैं नेक, हेड। तो हेड और नेक में ब्लड प्रेशर मिनिमम होता है, लीस्ट होता है। और वो रंग गोरा करने के लिए उल्टा सीधे टोटके भी है ना कि आप सर उल्टा के, सर के बल जरा सर लटका के लेटे, यानी आपके मुंह पे जब खून आएगा, जब सर की तरफ खून आएगा तो आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी। कभी करके देखिएगा, मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता। सो नॉर्मली जो असल बात है वो ये है कि हार्ट को ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो करवाना मुश्किल है, लिहाजा सर वाली साइड पर ब्लड प्रेशर कम होता है, जबकि हार्ट के लिए नीचे ब्लड को फ्लो करवाना आसान है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो नीचे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अब सवाल ये कि मैं ऐसा क्या करूँ कि टांगों का ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली मैक्सिमम है वो मिनिमम हो जाए, ऐसा क्या करूँ? तो भाई अगर मैं सीधा बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊँ, यानी मान लें ये मैं लेट गया, ये मेरा सर है और ये मेरे पाँव है, यानी आई एम नाउ लाइंग फ्लैट। इस सिचुएशन में देखें मेरे सर से लेके मेरी टांगों तक एक ही लेवल है, फ्लैट है, यानी पूरी की पूरी बॉडी पे ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। हार्ट के लिए, यहाँ पे मेरा हार्ट है, हार्ट के लिए यहाँ ब्लड सप्लाई करना और यहाँ ब्लड सप्लाई करना इक्वल है। हार्ट को ऊपर और नीचे ब्लड सप्लाई करने के लिए डिफरेंस नहीं मिलेगा ग्रेविटी का। एक ही लेवल पे हार्ट, एक ही लेवल पे बॉडी, एक ही लेवल पे हेड और एक ही लेवल पे लेग्स मौजूद है। सो व्हेन यू आर लाइंग डाउन, जब आप लेटे होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इन द लेग्स बिकम्स द लीस्ट। तो इसकी सही ऑप्शन है जी स्टैंडिंग अपराइट लिखा हुआ है, सेटिंग लिखा हुआ है, लाइंग हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन वंस हेड। तो भाई लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखा हुआ है। अच्छा ये बड़ा मजे का,
लाइंग हॉरिजॉन्टली में ब्लड प्रेशर यूनिफॉर्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर विल बिकम, क्योंकि बराबर हो गया ना, ब्लड प्रेशर विल बिकम यूनिफॉर्म। जितना मेरे सर की तरफ होगा उतना ही मेरी टांगों की तरफ है। सवाल है लीस्ट कब होगा, लीस्ट कब होगा कि जनाब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ, ये देखें ज़रा, वो ऐसे, ये टांगे हैं, ये मेरे हाथ हैं, और ये हाथ बल्कि ऐसे नहीं है, ऐसे तो फिर खड़ा ही नहीं हुआ जा सकता। ये मेरे हाथ हैं ऐसे करके, और ये मेरी गर्दन है, मैंने ऐसे ज़मीन के ऊपर ऐसे खड़ा हूँ। इस सिचुएशन में देखें, वो मेरी टांगे जो पहले नीचे की तरफ थी जहाँ पे ब्लड प्रेशर मैक्सिमम था, अब वो मेरी टांगे ऊपर हैं हवा में। इस सिचुएशन में ऊपर ब्लड कम जाएगा, जबकि सारे के सारा ब्लड कहाँ आएगा, नीचे सर की तरफ आएगा। सो जहाँ पे ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम थी, सर के बल खड़े होने पे वहाँ ब्लड प्रेशर की वैल्यू अब मिनिमम हो जाएगी, प्रेशर इज़ मिनिमम। तो यही सवाल था कि भाई क्या करें कि जहाँ ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम है वो मिनिमम हो जाए। पॉइंट समझे हैं बच्चों? अच्छा जी, अगला सवाल क्या है जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन would the blood pressure in major arteries in the leg ever be greater than the blood pressure in major arteries in the neck? सवाल फिर समझ नहीं आया, मुश्किल था। कहते हैं कि अगर आप कभी स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं तो स्पेस स्टेशन में क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो मेजर आर्टरीज यानी जो बड़ी वेन्स हैं हमारी टांगों की, उनका ब्लड प्रेशर हमारी गर्दन से ज़्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? देखिए नॉर्मली तो मैंने बताया कि ऐसे ही होता है, नॉर्मली आम तौर पे ऐसे ही होता है कि जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी टांगों का ब्लड प्रेशर मेरी गर्दन से, मेरे सर से ज़्यादा है। कहते क्या स्पेस में भी ऐसा ही होगा कि टांगों का ब्लड प्रेशर गर्दन से सर से ज़्यादा हो? तो भाई जवाब है नहीं। क्यों? देखिए यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ, टांगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, गर्दन में कम है। क्यों? आखिर क्या वजह? वजह है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ब्लड को नीचे फ्लो करवाना आसान है, ऊपर फ्लो करवाना मुश्किल है, लिहाजा नीचे ज़्यादा ऊपर कम। अब स्पेस में तो ग्रेविटी है ही नहीं, जब स्पेस में ग्रेविटी नहीं है लिहाजा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एक ही बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप लाए डाउन सीधे लेटे में, जितना हार्ट के लिए दिमाग को या बॉडी को हेड को या नेक को ब्लड सप्लाई करना आसान है, उतना ही टांगों को। सो व्हेन यू आर इन आउटर स्पेस स्टेशन, द ब्लड प्रेशर इन योर हेड और नेक इज इक्वल टू द ब्लड प्रेशर इन योर लेग्स। ठीक है जी बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो यहाँ तक अगर आपके कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, और अपना टाइम पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव कामों में सर्व करें, पॉजिटिव जगह पर इस्तेमाल करें, प्रोडक्टिव जगह पर इस्तेमाल करें। इफ़ यू हैव यूट्यूब, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो कोरोना है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकता है अगर बच्चे चाहें। यू कैन लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स, यू कैन लर्न सो मैनी न्यू knowledge, so many new things in these holidays, in these vacations। आप इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें नई सीख सकते हैं, नई चीज़ें, नए टैलेंट्स बहुत सारे सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूट्यूब से आप एडोब सीख सकते हैं, फ़ोटोशॉप सीख सकते हैं, इलस्ट्रेटर सीख सकते हैं, कोरल ड्रॉ सीख सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो कि आपको फ्यूचर में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल काम आगे करते हैं, आपको एडोब का काम करना पड़ेगा, कोरल का काम करना पड़ेगा, फ़ोटोशॉप से आपका ताल्लुक़ किसी तरह पड़ता रहेगा। तो ये चीज़ें प्रोफेशनल आप यूट्यूब के ऊपर अभी इनके ऊपर पंगे लेने शुरू करें, रादर दैन यूजिंग मीनिंगलेस एप्लीकेशन लाइक टिकटॉक, नाम ही कितना फजूल है, और यूजिंग अदर सोशल मीडिया ऐप्स। ज़रूर यूज़ करें, लेकिन अपना टाइम प्रोडक्टिव जगह पर इस्तेमाल करें। यूट्यूब एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है, आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। तो अपने काम को प्रोडक्टिव का मतलब भी होता है प्रोडक्टिव जगह पर इस्तेमाल करें। सिर्फ हर वक्त किताबें खोल के बेशक ना बैठे रहें, किताबों से हट के आप इस तरह की चीज़ों पर भी टाइम लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आजकल तो मेरे बच्चों के पास इतना टाइम है, मुझे एक बच्चा 2-3 दिन पहले बता रहा था, बस एक आधा मिनट और लूँगा आपका। स्टूडेंट मुझसे मिला, काफ़ी देर के बाद मैं उससे मिला, तो ही इज़ इन फर्स्ट ईयर, लाइक यू पीपल, जैसे आप लोग हैं, मैट्रिक करके अभी प्रमोट हुआ फर्स्ट ईयर में आप। तो मुझसे 2-2.5 महीने के बाद पूछा, मैंने कहा सुना भाई क्या कर रहा है? तो वो उसको फ़ोटोशॉप का शौक़ है, फ़ोटोशॉप पे काम, एडोब फ़ोटोशॉप पे काम करता रहा है, उसका ज़रा हाथ सीधा। सो ही टोल्ड मी कि सर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ फाइवर के ऊपर। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ज़बरदस्त फ्रीलांसिंग कर रहे हो आप, क्या बात है। यानी कि एट दिस लेवल ऑफ एज हमें तो शायद फ्रीलांसिंग के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे,
और वो फ्रीलांसिंग करके पैसे अर्न कर रहे हैं। सो आप लोग भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आपके पास इनफ टाइम है। आप पबजी जो बिला वजह खेलते हैं, अच्छा हो गया बैन हो गई, तो आप VPN पे भी नहीं खेल सकते, अच्छा हो गया ना। देखें बड़ा अच्छा किया गवर्नमेंट ने। जो आप यहाँ पे टाइम ज़ाया करते हैं, टिकटॉक पे टाइम ज़ाया करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करें, फ्रीलांसिंग कर लें, यूट्यूब से कुछ सीख लें, अम्मी अबू का हाथ बटा लें, तो कहीं पॉजिटिव जगह पर इस्तेमाल करें। पॉजिटिव जगह पर इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें फ़ायदा होगा, अम्मी अबू भी खुश हो जाएंगे आपके। वो भी अभी ऐसे समझते होंगे पता नहीं कब स्कूल कॉलेज खुलेंगे, जान छोड़ेंगे, ऐसे वो खुश होंगे कि यार चलो बच्चा घर है तो कोई पॉजिटिव काम कर रहा है, प्रोडक्टिव काम कर रहा है। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पे मुझे इजाज़त दें, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।